नमस्कार, मैं हेमंत बघेल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपनी इस YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो से मैं CGPSC प्रीलिम्स के प्रिपरेशन के लिए एक नया सीरीज शुरू कर रहा हूं, जिसमें मैं डेली 10 क्वेश्चंस लूंगा छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से संबंधित। सिर्फ 10 क्वेश्चंस, लेकिन इन 10 क्वेश्चंस को मैं अच्छे से समझाऊंगा। मतलब होगा ये कि 10 क्वेश्चन लेंगे, लेकिन उससे जो है कई सारे प्रश्न निकालेंगे और एक ही वीडियो में हम लोग जो है अलग अलग टॉपिक्स को डिटेल में समझेंगे। अगर आप लोगों को ये सीरीज अच्छा लगता है तो आप लोग मुझे बताइएगा, ताकि इसको मैं आगे जारी रख सकूं। अगर इसको समाप्त करना है, बंद करना है, तो वो भी आप लोग बताइएगा। वैसे अलग से मेरे चैनल पर जो CGPSC प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जिसमें मैं 50 क्वेश्चन ले रहा हूं, तो वो वाला वीडियो अलग से आता ही रहेगा। ये जो है अलग से आएगा, मतलब 2 आएंगे CGPSC प्रीलिम्स के क्वेश्चन आंसर वाले वीडियो। एक में 50 क्वेश्चन और एक में मैं जो है 10 क्वेश्चन जिनको डिटेल में डील करेंगे। तो चलिए आज का पहला वीडियो शुरू करते हैं, जिसमें मैंने पहला क्वेश्चन लिया है, निम्न में से कौन सा पर्व अमावस्या के दिन नहीं मनाया जाता है। तो देखो, हमारे छत्तीसगढ़ में जो CGPSC है ना, तो छत्तीसगढ़ के जो भी लोक पर्व हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। मैंने इस पर एक डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, आप लोग उसको देखिएगा। आपसे कोई भी पर्व वहाँ नहीं छूटेगा। मतलब कि CGPSC में ना पर्व से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आपसे प्रश्न नहीं छूटेगा। तो देखो, हमारे जो हिंदी कैलेंडर हैं उसमें क्या होता है, 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष और अमावस्या, पूर्णिमा। तो हमारे जो हिंदू त्यौहार हैं वो इसी आधार पर मनाए जाते हैं। तो आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा पर्व अमावस्या के दिन नहीं मनाया जाता है। अमावस्या के दिन क्या होता है, चांद नहीं दिखता है ना, गायब हो जाता है, पूरा अंधेरा रहता है। अंधेरा कायम रहे, शक्तिमान में जो विलन का डायलॉग था, तो वैसा होता है। तो आप लोग बताइएगा कि कौन सा त्यौहार अमावस्या के दिन नहीं मनाया जाता है। तो देखते हैं। तो देखिए, जो हरेली है, जो कि श्रावण मास में मनाया जाता है, श्रावण अथवा सावन मास में मनाया जाता है हरेली। तो हरेली जो है अमावस्या के दिन मनाया जाता है। तो ये आपका राइट आंसर है। उसके बाद रक्षाबंधन ये भी जो है सावन मास में मनाया जाता है, लेकिन रक्षाबंधन ना अमावस्या में नहीं मनाया जाता, ये पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो नहीं मनाया जाता है उसको पूछा है ना, तो रक्षाबंधन जो है अमावस्या के दिन नहीं मनाया जाता है, पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। वहीं पोला जो कि भाद्रपद, जिसको भादो बोला जाता है, भादो अमावस्या में मनाया जाता है पोला। उसके बाद दीपावली, ये कार्तिक अमावस्या के दिन मनाया जाता है। हरेली हमारे छत्तीसगढ़ के किसान भाइयों का सबसे मतलब प्रमुख त्योहारों में से एक है। इसमें क्या होता है, किसान भाई अपने कृषि उपकरणों की पूजा करती हैं। वहीं बात करें हम पोला की, तो पोला में क्या होता है, पोला जिसको नवाखानी भी बोला जाता है, तो इस समय तक ना अनाज पक चुका होता है खेतों में, तो उस खुशी में ये पर्व मनाया जाता है। और इसमें जो है बैलों की मूर्तियां बनाई जाती है, मतलब कि मिट्टी से बैल की मूर्ति बनाई जाती है और उसकी पूजा की जाती है। मिट्टी के बैलों की पूजा की जाती है। साथ ही साथ कई स्थानों में बैलगाड़ी दौड़ का भी आयोजन किया जाता है। बाकी दीपावली आप सभी को पता है, प्रभु श्री रामचंद्र जी अयोध्या लौटे थे, तो उस खुशी में मनाया जाता है। तो हमारे छत्तीसगढ़ में भी मनाया जाता है इसको कार्तिक अमावस्या के दिन। और रक्षाबंधन ये तो भाई बहनों का त्यौहार है, तो ये पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। तो 3 हरेली, पोला और दीपावली ये अमावस्या के दिन मनाया जाता है। रक्षाबंधन पूर्णिमा के दिन मनाया जाने वाला पर्व है। अच्छा, ये जो 3 त्यौहार हैं, हरेली, पोला, दीपावली, इसको स्पेशल याद रखेंगे। कब मनाया जाता है, अमावस्या के दिन। वहीं कुछ ऐसे त्यौहार हैं जो पूर्णिमा को मनाया जाता है, जिनमें से एक तो हो गया आपका रक्षाबंधन, जो कि सावन मास के पूर्णिमा को मनाया जाता है। इसके अलावा शरद पूर्णिमा जो कि क्वार मास में मनाया जाता है। उसके बाद कार्तिक पूर्णिमा के दिन आंवला पूजा, कार्तिक पूर्णिमा के दिन आंवला पूजा, और कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही कार्तिक स्नान पर्व भी मनाया जाता है। इसके अलावा हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे प्रसिद्ध त्यौहार, जो अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि कब मनाया जाता है, छेरछेरा अभी आने वाला है ना, पौष मास चल रहा है अभी, पौष पुष। तो जो छेरछेरा है, ये पौष मास के पूर्णिमा को मनाया जाने वाला पर्व है। कई बार ये CGPSC या CG व्यापम हो, इसमें पूछा ही जाता है छेरछेरा, एकदम मतलब फेवरेट क्वेश्चन है CGPSC का। तो ये जो छेरछेरा है, पौष मास के पूर्णिमा को मनाया जाता है। इसको पुष पुन्नी भी बोला जाता है हमारे छत्तीसगढ़ में, पुष
पुन्नी, जो पूर्णिमा है ना उसको पुन्नी बोला जाता है। तो पुष पुन्नी को छेरछेरा मनाया जाता है। इसके बाद एक और पर्व है होलिका दहन। होलिका दहन जो कि फाल्गुन पूर्णिमा को मनाया जाता है। तो ये दोनों आपको याद रखना है कि अमावस्या को कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं और पूर्णिमा को कौन से त्यौहार मनाया जाता है। तो ऐसा जो है क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बनती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जुलाई 1946 में संविधान सभा के लिए छत्तीसगढ़ से चुने गए नेता थे। तो जुलाई 1946 में हमारे भारत में संविधान सभा के निर्माण के लिए सदस्यों का चुनाव होना था, क्योंकि अंग्रेजों ने बोल दिया कि भाई अब जो है हम तुमको आज़ादी दे देंगे, लेकिन आज़ाद होने के बाद तुम्हारा राज कैसे चलेगा, उसके लिए संविधान की आवश्यकता होगी। तो भारतीयों ने बोला हम अपना संविधान बना सकते हैं। तो संविधान निर्माण करने के लिए, संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा गठित किया गया। अब इस संविधान सभा के सदस्य कौन होंगे, वो जो है चुन करके आएंगे। तो हमारे छत्तीसगढ़ से भी कुछ नेता जो है इस संविधान सभा में चुन करके गए थे। तो वो सदस्य कौन कौन से थे ये आपको बताना है। तो देखते हैं कि ये सदस्य कौन कौन से थे। तो सबसे पहले पंडित रविशंकर शुक्ल जी, पंडित रविशंकर शुक्ल जी जो कि रायपुर से चुन करके गए थे। पंडित रविशंकर शुक्ल जी कहाँ से चुन करके गए थे, रायपुर से चुन करके गए थे। घनश्याम सिंह गुप्त जी ये दुर्ग से चुन करके गए थे, घनश्याम सिंह गुप्त जी। बैरिस्टर छेदीलाल जी ये आपके बिलासपुर जिले से चुन करके गए थे। कहाँ पर, संविधान सभा में। लेकिन ई राघवेंद्र राव जी संविधान सभा में चुनकर नहीं गए थे, ध्यान रखेंगे। हालांकि ये ना पहले जो गवर्नर जनरल की जो परिषद है ना उसके भी सदस्य थे ई राघवेंद्र राव जी। बाकी ये जो 3 सदस्य हैं, पंडित रविशंकर शुक्ल जी रायपुर से, घनश्याम सिंह गुप्त जी दुर्ग से, छेदीलाल जी बिलासपुर से। तो आपको इनका ना जो जहाँ से ये चुन करके गए थे उस स्थान का नाम भी याद रखना है, अक्सर ये भी पूछा जाता है। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, बहुत बार ये पूछा गया है। वहीं हमारे छत्तीसगढ़ में कई सारे जो नेता हैं स्वराज दल से जुड़े हुए थे, तो उनके नाम भी पूछे जाते हैं। तो उसमें ना पंडित रविशंकर शुक्ल जी हो गए, छेदीलाल जी हो गए, ई राघवेंद्र राव जी हो गए, ये सब उससे संबंधित थे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अच्छा, यहाँ मैंने कुछ लिखा है, देख लेते हैं। पंडित रविशंकर शुक्ल जी रायपुर से, घनश्याम सिंह गुप्त जी दुर्ग से, छेदीलाल जी बिलासपुर से। अच्छा, एक और चीज़ आप लोगों को बताना था कि जो संविधान सभा है ना जो जुलाई 1946 में गठित हुई, हमारे छत्तीसगढ़ से टोटल 6 लोग चुन करके गए थे। मतलब संविधान सभा में जो ब्रिटिश अधिकार क्षेत्र में जो क्षेत्र है वहाँ से चुनकर जाना था, प्लस जो उस समय देसी रियासतें थी उनसे भी सदस्यों का चुनाव होना था। तो हमारे छत्तीसगढ़ में 14 देसी रियासतें थी। तो इन 14 देसी रियासतों से 3 सदस्यों का चुनाव हुआ और 3 सदस्य जो है ब्रिटिश क्षेत्र से। तो टोटल कितने सदस्य हमारे छत्तीसगढ़ से संविधान सभा में चुने गए, तो टोटल 6 सदस्य चुने गए थे। ध्यान रखिएगा इस चीज को। जो 3 थे ना अपने रविशंकर शुक्ल जी, घनश्याम सिंह गुप्त जी, छेदीलाल जी, ये ब्रिटिश प्रांतों से थे। जो पूरा रायपुर है ना, रायपुर हो गया, कोरबा हो गया, जांजगीर चांपा हो गया, मुंगेली हो गया, आपका रायपुर बलौदा बाजार, मतलब पूरा रायपुर संभाग हो गया। इधर आपका पूरा जो दुर्ग जिला हो गया, दुर्ग बालोद बेमेतरा, ये सब जो है सीधे सीधे ब्रिटिश नियंत्रण में थे, ब्रिटिश प्रांत के अंतर्गत आते थे। लेकिन जो राजनांदगांव है, राजनांदगांव में जो छुई खदान रियासत है, खैरागढ़ रियासत है, कवर्धा का कवर्धा रियासत, सरगुजा संभाग में 3 रियासतें हैं, सरगुजा हो गया, कोरिया हो गया, चांग भकार हो गया, और यहीं पर जसपुर रियासत भी। रायगढ़ जिले में आपका धर्मजयगढ़ रियासत, रायगढ़ रियासत, सारंगढ़ रियासत, नीचे दक्षिण में कांकेर और बस्तर रियासत। तो टोटल 14 रियासतें थी। तो इन 14 रियासतों से 3 सदस्यों का चुनाव हुआ। कहाँ के लिए, संविधान सभा के लिए। तो इनके नाम भी आप लोगों को याद रखना है। रघुराज सिंह, रघुराज सिंह ये कहाँ से चुने गए थे, ये सरगुजा से चुने गए थे, सरगुजा से रघुराज सिंह दीवान। राम प्रसाद पोटाई ये कांकेर से चुने गए थे। किशोर त्रिपाठी रायगढ़ से चुने गए थे। तो 3 सदस्य जो है हमारे छत्तीसगढ़ के जो देसी रियासत थे वहां से चुने गए और 3 सदस्य जो है ब्रिटिश प्रांत से। देखो मैंने जो है हमारे छत्तीसगढ़ का जो देसी रियासत है उनका किस तरह से विलय हुआ, कौन से जिले बनाए गए, उस पर मैंने डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, उसको आप लोग देखिएगा। रियासतों के बारे में अच्छी जानकारी आपको मिलेगी। तो देसी रियासतों से 3 सदस्य और ब्रिटिश प्रांतों से 3 सदस्य, टोटल 6 सदस्य हमारे छत्तीसगढ़ से संविधान सभा के लिए चुने गए थे। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे टोटल, और उसमें से देसी रियासतों से कितने थे, ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। पॉलिटिकल साइंस का ये क्वेश्चन होगा। हमारे छत्तीसगढ़ से 3 चुने गए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
यह किसका मत है कि रतनपुर छत्तीसगढ़ की 4 युगों की राजधानी थी। तो देखो जो रतनपुर है ना, सॉरी माफी चाहूंगा, तो देखिए जो रतनपुर है उसके संदर्भ में किसी विद्वान ने कहा है कि रतनपुर चारों युगों में छत्तीसगढ़ की राजधानी थी। मतलब कि जो सतयुग है, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, इन चारों युगों में रतनपुर ही छत्तीसगढ़ की राजधानी थी। तो यह मत किसने दिया है यह आप लोगों को बताना है। तो पंडित सुंदरलाल शर्मा जी, जो कि हमारे छत्तीसगढ़ राज्य, मतलब एक अलग से छत्तीसगढ़ राज्य हो, उसकी पहली संकल्पना पंडित सुंदरलाल शर्मा जी द्वारा ही की गई थी। मतलब इन्हीं का स्वप्न था कि भाई हमारा अलग से छत्तीसगढ़ राज्य होना चाहिए, अलग बनाना चाहिए, इस टाइप से। तो ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है कि पृथक छत्तीसगढ़ राज्य की संकल्पना सर्वप्रथम किसने की थी, तो पंडित सुंदरलाल शर्मा जी। बाद में फिर बाकी लोगों ने जो है इसको आगे बढ़ाया। डॉक्टर खूबचंद बघेल ने छत्तीसगढ़ महासभा का गठन किया, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा गठित किया, शंकर नियोगी, उन्होंने भी जो है प्रयास किए, और अंततः 1 नवंबर सन 2000 को हमारा छत्तीसगढ़ राज्य अस्तित्व में आया। तो ये ध्यान रखेंगे। गोपाल मिश्र ये कवि थे जो कि रतनपुर के कलचुरी शासक राज सिंह के दरबार में थे, और इन्होंने एक रचना लिखी है खूब तमाशा, उसमें ना रतनपुर के कलचुरी शासकों का जिक्र मिलता है। उसके बाद बात करें प्यारेलाल गुप्त की, तो प्यारेलाल गुप्त जी ही वे इंसान हैं जिन्होंने रतनपुर को छत्तीसगढ़ की चारों युगों की राजधानी बताया है। हीरालाल काव्योपाध्याय की बात करें तो ये हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम छत्तीसगढ़ी व्याकरण के लेखक थे। अच्छा, अब थोड़ा सा कुछ डिटेल में देख लेते हैं। तो जो प्यारेलाल गुप्त जी थे जिन्होंने छत्तीसगढ़ की 4 युगों की राजधानी रतनपुर को माना है, तो इन्होंने ना रतनपुर का अलग अलग युगों में क्या नाम था ये भी बताया है। तो प्यारेलाल गुप्त जी कहते हैं कि सतयुग में रतनपुर जो है मणिपुर के नाम से जाना जाता था, त्रेता युग में मणिकपुर के नाम से जाना गया, द्वापर युग में हीरापुर के नाम से जाना गया, कलयुग में, मतलब अभी कलयुग चल रहा है, तो ये रतनपुर के नाम से जाना गया। लेकिन वर्तमान समय में रतनपुर क्या हमारे छत्तीसगढ़ की राजधानी है? नहीं, रायपुर हमारे राज्य की राजधानी है, लेकिन लंबे समय तक रतनपुर जो है छत्तीसगढ़ की राजधानी रही है। तो ये प्यारेलाल गुप्त जी का ऐसा मत है, तो ध्यान रखेंगे। और ये चीज आपसे पूछा जा सकता है जोड़ी मिलाओ के रूप में या किसी भी प्रकार से, तो ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उरांव जनजाति के युवा गृह धूमकुरिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो मैंने हमारे छत्तीसगढ़ में जो भी युवा गृह हैं उन पर डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, उसको आप लोग देखिएगा। सारे सीजीपीएससी से जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं सारे पॉइंट मैंने वहां पर बताए हैं। तो उरांव जनजाति के युवा गृह धूमकुरिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो देख लेते हैं कौन सा कथन सत्य नहीं है। पुरुष सदस्य धांगर कहलाते हैं। जी हाँ, उरांव जनजाति का जो धूमकुरिया है इसमें जो लड़के होते हैं, युवक होते हैं, यहाँ पर मुझे युवक लिखना था मेरे ख्याल से, तो जो युवक होते हैं वो धांगर कहलाते हैं। वही जो घुटुल है वहां पर युवक क्या कहलाते हैं? चेलिक। स्त्री सदस्य धांगरिन कहलाती है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। स्त्री सदस्य मतलब जो युवतियां होती हैं वो धांगरिन कहलाती हैं, और घुटुल में क्या कहलाती हैं? मोटियारिन सदस्य। अगला बोल रहा है 13 वर्ष से कम आयु के सदस्य पुन्ना जोरमवार कहलाते हैं। जी हाँ, 13 साल के जो छोटे बच्चे होते हैं ना धूमकुरिया के सदस्य, उनको पुन्ना जोरमवार कहा जाता है। वही 13 साल से लेकर के 18 वर्ष तक के जो सदस्य होंगे, जो टीनेजर होंगे, किशोर सदस्य होंगे, वो कहलाते हैं मथ जूरिया जोरमवार। मथ जूरिया जोरमवार, ये 13 से 18 साल के सदस्य। उसके बाद 18 से ऊपर के जो सदस्य होंगे वो धांगर और धांगरिन कहलाते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे। तो आखिरी वाला ही गलत होना चाहिए। तो पुरुष सदस्यों के मुखिया सिरेदार कहलाता है। नहीं भैया, पुरुष सदस्यों का जो सरदार है, मतलब मुखिया है, वो सिरेदार नहीं कहलाता है। सिरेदार जो है घोटुल में पुरुष सदस्यों का मुखिया होता है, घोटुल में। तो धूमकुरिया में युवकों का मुखिया कौन होगा? धांगर महतो। ये जो धांगर लिखा हुआ है ना, इसके आगे आप महतो जोड़ दीजिएगा तो वो पुरुष सदस्यों का मुखिया हो जाएगा, धांगर महतो। वही जो युवती सदस्यों की मुखिया होगी, मतलब कि धांगरिन, धांगरिनों की मुखिया कहलाती है बारकिन धांगरिन। बारकिन धांगरिन। और ये जो बारकिन धांगरिन है, धूमकुरिया में जो भी विधवा सदस्य होगी, वरिष्ठतम विधवा सदस्य, उसी को बारकिन धांगरिन बनाया जाता है। तो ये सब कुछ ध्यान रखिएगा, अक्सर जो है प्रश्न पूछा जाता है सीजीपीएससी में। देखो जो घोटुल है, धूमकुरिया है, युवा गृह है ना, ये भी सीजीपीएससी का फेवरेट टॉपिक है, जहां से ये क्वेश्चन पूछता है। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश राज्य की सीमा से लगे छत्तीसगढ़ के जिले हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है। आप लोग जो है इसको
एक बार देख लेंगे मैप वगैरह में तो आपको ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो देखते हैं हमारे छत्तीसगढ़ के कौन कौन से जिले हैं जो मध्य प्रदेश की सीमा से लगे हैं। मध्य प्रदेश, तो देखते हैं कांकेर मध्य प्रदेश की सीमा से लगा है क्या? नहीं छूता है मध्य प्रदेश को, ये महाराष्ट्र की सीमा से लगा है कांकेर, तो ये आपका गलत हो जाएगा। राजनांदगांव ये मध्य प्रदेश की सीमा को छूता है, साथ ही साथ महाराष्ट्र को भी। कोरिया ये मध्य प्रदेश की सीमा से लगा है। बिलासपुर, कुछ समय पहले तक अगर हम बात करें तो बिलासपुर जिला जो है मध्य प्रदेश की सीमा को स्पर्श करता था, लेकिन वर्तमान समय में जो बिलासपुर है वो एक भू आवेष्टित जिला बन गया है, तो ये आपका गलत हो जाएगा। पांचवा मुंगेली जो है मध्य प्रदेश से लगा है। उसके बाद नारायणपुर जो है मध्य प्रदेश से नहीं लगा है, ये महाराष्ट्र को स्पर्श करता है। बलरामपुर की बात करें तो ये जो है बलरामपुर एक तरफ झारखंड की सीमा को स्पर्श करता है, उसके बाद उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करता है और थोड़ा सा मध्य प्रदेश की सीमा को भी स्पर्श करता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 2, 3, 5, 7, 2, 3, 5, 7, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको ना हमारे छत्तीसगढ़ राज्य की मतलब हमारे छत्तीसगढ़ के कौन कौन से जिले किन किन राज्यों की सीमाओं को स्पर्श करता है ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो केवल एक जिला बलरामपुर ही उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करता है। उसके बाद झारखंड की बात करें तो बलरामपुर और जसपुर ये जो है झारखंड की सीमा से लगे हुए हैं। उड़ीसा की बात करें तो हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के सर्वाधिक जिले उड़ीसा की सीमा से लगे हुए हैं। ऊपर से शुरू करेंगे, जसपुर हो गया एक, उसके बाद आपका रायगढ़ के नीचे महासमुंद के नीचे गरियाबंद के नीचे धमतरी के नीचे कोंडागांव के नीचे बस्तर के नीचे सुकमा। तो ये टोटल 8 जिले जो हैं उड़ीसा राज्य की सीमा को स्पर्श करते हैं। इसके बाद बात करें आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश को कौन कौन से जिले स्पर्श करते हैं? सुकमा स्पर्श करता है आंध्र प्रदेश को। उसके बाद जो तेलंगाना है उसको भी जो है सुकमा स्पर्श करता है थोड़ा सा, लेकिन कई स्थानों पर ना ये दिया हुआ नहीं है, लेकिन कई स्थानों पर दिया हुआ है। थोड़ा सा इसमें डाउट बन रहा है क्योंकि जो राज्य शासन की वेबसाइट है उसमें भी थोड़ा सा अलग अलग ही दिया हुआ है, लेकिन हम लेके चलेंगे कि जो तेलंगाना और आंध्र प्रदेश वो दोनों जो है थोड़ा सा सुकमा से लगे हुए हैं। इसके बाद महाराष्ट्र की बात करें तो सुकमा स्पर्श करता है, बीजापुर भी स्पर्श करता है, नारायणपुर भी स्पर्श करता है और कांकेर भी जो सुकमा है वो महाराष्ट्र से नहीं लगा है, माफ़ी चाहूँगा। जो तेलंगाना है ना वो बीजापुर और सुकमा को स्पर्श करता है, तेलंगाना बीजापुर और सुकमा को। महाराष्ट्र की बात करें तो बीजापुर, उसके बाद नारायणपुर, उसके बाद कांकेर, उसके बाद राजनांदगांव, ये 4 जिले जो हैं महाराष्ट्र से लगे हुए हैं। मध्य प्रदेश की बात करें तो राजनांदगांव, उसके ऊपर कवर्धा, उसके ऊपर मुंगेली, उसके ऊपर गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, फिर कोरिया के बाद सूरजपुर और बलरामपुर। तो टोटल 7 जिले जो है मध्य प्रदेश राज्य को स्पर्श करते हैं। जो नया जिला बना है 28वां जिला गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, तो वो जो है मध्य प्रदेश की सीमा को स्पर्श कर रहा है, ध्यान रखेंगे। और जो बिलासपुर है ये अब भू आविष्ठित जिला बन गया है। भू आविष्ठित जिलों की संख्या अब टोटल 10 हो गई है। कौन कौन से हैं भू आविष्ठित जिला? अच्छा, भू आविष्ठित जिला क्या होता है? तो ऐसे जिले जो किसी दूसरे राज्य की सीमा को स्पर्श न करते हों वो भू आविष्ठित जिला कहलाते हैं। तो कौन कौन से भू आविष्ठित जिले? एक तो आपके सरगुजा संभाग में सरगुजा, फिर कोरबा, उसके बाद जांजगीर चांपा और अभी बिलासपुर भी हो गया है। इसके बाद बलौदाबाजार के बाद आपका रायपुर के बाद बेमेतरा, दुर्ग, बालोद, कितने हो गए? 9 हो गए। इसके बाद बस्तर संभाग में एक दंतेवाड़ा। तो टोटल 10 भू आविष्ठित जिले वर्तमान समय में हमारे छत्तीसगढ़ में हैं। भू आविष्ठित जिलों की तरह ही भू आविष्ठित राज्य भी होते हैं, मतलब कि ऐसे राज्य जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा को न स्पर्श करते हों वो जो है भू आविष्ठित राज्य कहलाते हैं। तो हमारे छत्तीसगढ़ में कुछ राज्य हैं ऐसे जो कि भू आविष्ठित राज्य हैं। आप लोग मुझे कमेंट करके नीचे बताइएगा कि ऐसे कौन कौन से राज्य हैं भारत में जो कि किसी दूसरे देश की सीमा या फिर अंतर्राष्ट्रीय सीमा को स्पर्श नहीं करते हों, तो उनके नाम मुझे आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुमेलित कीजिए। सुमेलित करना है, देख लेते हैं। एक तरफ जनजातियों के नाम दिए हुए हैं और दूसरी तरफ अपना जो उनके द्वारा जो कृषि किया जाता है वो दिया हुआ है। तो आप लोगों को बताना है कि कौन सा
जनजाति कौन सी कृषि करता है? तो बैगा, बैगा जनजाति जो कि हमारे छत्तीसगढ़ के 5 विशेष पिछड़ी जनजातियों में से एक है। तो बैगा जनजाति द्वारा बेवार नामक स्थानांतरित कृषि की जाती है। हाँ, उसके बाद कोरवा, कोरवा जनजाति द्वारा देवारी नामक स्थानांतरित कृषि की जाती है। गोंड जनजाति द्वारा धारिया अथवा इसको बेवार बोला जाता है, धारिया अथवा बेवार, ये गोंड जनजाति द्वारा किया जाता है। भद्रा जनजाति द्वारा दहिया नामक स्थानांतरित कृषि की जाती है। तो आपका क्या आंसर हो जाएगा? पहला का 3, हाँ 3 हो जाएगा। उसके बाद 4, 3 4 2 1, अच्छा 3 4 2 1 ऐसे आंसर होगा ना, 3 4 2 1। तो आप लोग देखिए यहाँ पर आपका आंसर है 3 4 2 1, 3 4 2 1, इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा। कूट मिला लीजिएगा सही तरीके से आप लोग। अच्छा, स्थानांतरित कृषि ये क्या होता है? तो देखो, जो जनजातीय लोग हैं ना, जो कि वनों में निवास करते हैं या फिर पर्वत पहाड़ों पर निवास करते हैं, तो यहाँ पर कृषि करना थोड़ा सा सही उतना मतलब आसान नहीं होता है, काफ़ी कठिन होता है। और जनजातियों की जो कृषि पद्धति है, जो इनके द्वारा जो कृषि की जाती है, उतनी उन्नत नहीं है। आज भी ये लोग जो है ना पुरानी पद्धति से कृषि करते हैं। तो ये क्या करते हैं, माफ़ी चाहूँगा, नोटिफिकेशन आ गया था, सॉरी। तो इनके द्वारा स्थान बदल बदल कर कृषि की जाती है। मतलब ये लोग कोई खाद वगैरह उर्वरक का प्रयोग नहीं करते हैं, स्थान बदल बदल कर कृषि करते हैं। तो इसी कारण से इनकी कृषि को स्थानांतरित कृषि करते हैं। मतलब क्या करेंगे, ये लोग एक जगह पर खेती करेंगे, एक जगह पर खेती करेंगे, क्योंकि ये लोग वहाँ कोई खाद वगैरह कुछ तो डालेंगे नहीं। तो जो भी अनाज यहाँ उत्पादन होगा उसी से ये अपना गुजारा करेंगे। अब एक समय के बाद क्या होगा कि ये जो जमीन है वो अनुपजाऊ हो जाएगी, क्योंकि उसमें कोई खाद पानी तो डाला नहीं जा रहा है। तो उसकी उपजाऊ क्षमता कहाँ से बढ़ेगी या कहाँ से बरकरार रहेगी? तो ये जो है अपनी उपजाऊ क्षमता खो देगी। तो ये लोग जो है उस स्थान को छोड़ करके अन्यत्र कहीं दूसरे स्थान पर चले जाएंगे और वहां पर खेती करना शुरू करेंगे। और जब तक वहां पर अच्छे तरीके से फसल उत्पादित हो रहा है, अनाज मिल रहा है, तब तक वहीं रहेंगे। वो जमीन भी जब अनुपजाऊ हो जाएगी तो फिर किसी और स्थान पर चले जाएंगे। तो ऐसा इनका रोटेशन चलता रहेगा। और ना घूम फिर करके ये वापस उन्हीं स्थानों पर भी आते जाएंगे, क्योंकि जब खेत को खाली छोड़ा जाता है तो कुछ सालों में उसमें फिर से उपजाऊपन आ जाता है। तो ऐसा रोटेशन जो है इनका चलता रहता है। तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखेंगे। तो यही क्या कहलाता है, स्थानांतरित कृषि। इसको ना झ्यूम कृषि भी बोला जाता है, ह्यूम कृषि भी बोला जाता है। इन चारों जनजातियों के अलावा हमारे छत्तीसगढ़ में कुछ और जनजातियां हैं जिनमें स्थानांतरित कृषि प्रचलित है। कमार याद रखेंगे, कमार जनजाति गरियाबंद क्षेत्र में पाई जाती है, निवास करते हैं। तो इनमें ना दाहिया किया जाता है। दाहिया जो स्थानांतरित कृषि है उसको दाहिया कहते हैं। ये दहिया, ये दहिया, ये दाहिया। उसके बाद अबुझमाड़िया जनजाति जो बस्तर क्षेत्र में जो नारायणपुर जिला है ना, वहां पर निवास करते हैं, अबुझमाड़ की पहाड़ियां में। तो इनके द्वारा पेद्दा नामक स्थानांतरित कृषि किया जाता है। तो ये 6 आप लोगों को याद रखना है। बैगा द्वारा किया जाता है बेवार, कोरवा द्वारा देवारी, गोंड द्वारा धारिया या फिर बेवार, भतरा जनजाति द्वारा दहिया, कमार द्वारा दाहिया और अबुझमाड़िया द्वारा पेद्दा। तो ये जो क्वेश्चन है ना कई बार पूछा जा चुका है, तो आप लोग ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, हमारे छत्तीसगढ़ में जो विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं ना, 5 जनजातियां हैं और 2 हमारे राज्य शासन द्वारा। तो 5 में से जो 3 है यहाँ पर आ गए। देखो, बैगा हो गया, एक कमार हो गया और एक आपका अबुझमाड़िया हो गया। इसके अलावा बिरहोर और एक कोरवा भी यहाँ दिया हुआ है ना। तो 4 जो है यहीं आ गए, बिरहोर 5वां, और राज्य शासन द्वारा भुजिया और पड्डो। तो ये 5 विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं, ध्यान रखेंगे। टोटल 7 हो रही हैं राज्य शासन ने जिनको घोषित किया है उसके साथ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है? तो एक तरफ ना नगरों के नाम दिए हुए हैं और दूसरी तरफ उस नगर मतलब कौन से नदी के तट पर बसा है ये दिया हुआ है। तो कौन सा सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। तो बिलासपुर जो है, बिलासपुर नगर अरपा नदी के तट पर बसा हुआ है। जी हाँ, बिल्कुल सही है। उसके बाद दुर्ग जो है शिवनाथ नदी के तट पर बसा है, ये भी सही है। कोंडागांव कोटरी नदी के तट पर बसा है, ये गलत है। कोंडागांव ना माफी चाहूँगा, नारंगी नदी के तट पर बसा है कोंडागांव। कहाँ? नारंगी। वहीं जो कोंटा है कोलाब नदी के तट पर बसा है, ये भी सही है। कोलाब जिसको सबरी भी बोला जाता है, मतलब सबरी बोला जाता है असल नाम, लेकिन उस क्षेत्र के लोगों द्वारा इसको कोलाब के नाम से जाना जाता है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। इसके अलावा
और जो दूसरे नगर हैं जैसे कि कोरबा, कोरबा हसदो नदी के तट पर बसा हुआ है। रायगढ़ की बात करें तो केलो नदी के तट पर बसा है। रायपुर की बात करें तो जांजगीर खारून नदी के तट पर बसा हुआ है। सिवरी नारायण, आरंग, राजिम, ये सब जो है महानदी के तट पर बसा हुआ है। तो ये सब कुछ आप लोगों को ध्यान रखना है कि कौन सा नगर कौन सी नदी के तट पर बसा हुआ है। कांकेर की बात करें तो ये दूध नदी के तट पर बसा हुआ है। कांकेर नगर के बीचों बीच से ही दूध नदी प्रवाहित होती है। इसके बाद जगदलपुर की बात करें तो वो इंद्रावती नदी के तट पर बसा हुआ है। दंतेवाड़ा की बात करें तो वो संखिनी और दंखिनी नदियों के तट पर बसा हुआ है। तो ये क्वेश्चन भी जो है बार बार पूछा जाता है, नदी और उसके तट पर बसे नगर। तो आप लोग जितने भी नगर हैं मैंने लगभग सभी को बताया है, तो इनको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा कथन सत्य है। तो कोई एक कथन सत्य है, बाकी सब गलत है। तो देख लेते हैं कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए पहला कथन बोल रहा है सागौन वृक्ष पर फूल लगने पर सरहुल पर्व मनाया जाता है। सरहुल जो कि उर्राव जनजाति द्वारा मनाया जाता है, चैत्र मास में मनाया जाता है सरहुल पर्व। इसमें क्या होता है, सरना देवी की पूजा की जाती है और जो सरहुल नृत्य भी किया जाता है। तो सरहुल जो है नृत्य भी है और पर्व भी है। बोल रहा है कि सागौन वृक्ष पर फूल लगने पर यह पर्व मनाया जाता है। नहीं भैया, सागौन वृक्ष में नहीं, साल वृक्ष, साल जिसको सरई भी बोला जाता है। तो जब साल अथवा सरई वृक्ष में जब फूल लगता है ना, तब ये पर्व मनाया जाता है। उर्राव जनजाति की ऐसी मान्यता है कि उनकी जो देवी है सरना देवी, वो इसी साल वृक्ष में निवास करती है। तो जब साल वृक्ष में फूल खिलता है तो ये लोग जो है अपना सरहुल पर्व मनाते हैं। उर्राव जनजाति, उर्राव जनजाति जिनकी बोली है कुरुख, ये आपका गलत है क्योंकि सागौन बोल दिया है, साल होगा, तो ये आपका असत्य होगा। अगला है नई फसल आने पर दियारी पर्व मनाया जाता है। नई फसल आने पर दियारी पर्व मनाया जाता है। जो दियारी है ना, ये बस्तर क्षेत्र में मनाया जाने वाला पर्व है, एक प्रकार का दीपावली है। तो नई फसल आने पर दियारी पर्व मनाया जाता है, तो नहीं भैया ये गलत है। जब नई फसल आती है ना, मतलब खेतों में जब फसल पकता है तो उसी को बोलेंगे नई फसल आना। तो नए फसल आने पर पोला मनाया जाता है। पोला, पोला जो मैंने पीछे बताया, पोला कब मनाया जाता है, भाद्रपद अमावस्या के दिन। पोला भादो अमावस्या, इसी दिन जो है मिट्टी के बैलों की पूजा की जाती है, बैलगाड़ी दौड़ होता है। तो पोला जो है नई फसल आने पर बनाया जाता है। वहीं दियारी की बात करें तो इस समय ना दियारी पर्व जब मनाया जाता है, जब फसल कट करके खलिहानों में आ जाता है, फसल जो है कट करके घर में लेकर के आएंगे, तो उसके बाद ये लोग जो है दियारी पर्व मनाते हैं। मतलब कि सब काम से निपट करके ये लोग जो है दियारी पर्व मनाते हैं। तो ये भी आपका जो है गलत हो जाएगा। अगला है आम पकने पर आमा खाई मनाया जाता है। आम पकने पर आमा खाई मनाया जाता है। जी हाँ, ये बिल्कुल सही है। तो आपका आंसर यही हो जाएगा कि जब आम पकता है ना, तो वो आम को खाया नहीं जाता है, पहले ना पूजा किया जाता है, उसके बाद खाया जाता है। तो जो पूजा होती है उसी को बोला जाता है आमा खाई। तो ये बस्तर क्षेत्र में मनाया जाता है। वहीं सुकमा क्षेत्र में ना एक पर्व मनाया जाता है बीज पंडुम। बीज पंडुम, थोड़ा सा मैं इसमें कंफ्यूज हूँ, इसको मैं ना अगले वीडियो में इसको लेता हूँ बीज पंडुम को। ये शायद ना बीज पंडुम जो है ना, बीज बोने या फिर शायद नई फसल आने पर इसको मनाया जाता है शायद, जैसे ये आमा खाई। अभी मुझे ध्यान आया इसलिए बताया, अभी इस बारे में बात नहीं करते। आमा खाई पर आते हैं, जो कि आम पकने पर मनाया जाता है। इससे पहले ना ये लोग आम नहीं खाते हैं, ये त्यौहार मनाते हैं आमा खाई, उसके बाद ही आम खाते हैं। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है बीज बोने के समय धनकुल पर्व मनाया जाता है। ये गलत है। जो बीज बोने के समय ना हमारे छत्तीसगढ़ में बीज बोहनी नामक पर्व मनाया जाता है। बीज बोहनी बोला जाता है। तो ये बस्तर क्षेत्र में ज़्यादा प्रचलित है बीज बोहनी, और शायद सुकमा में बीज पंडुम। मैं अगले वीडियो में लूँगा बीज पंडुम, उसके बारे में जानकारी इकट्ठी कर लेता हूँ पहले। लेकिन बीज बोने के समय सुकमा छोड़ करके बाकी जो बस्तर है वहाँ पर बीज बोहनी नामक पर्व मनाया जाता है। धनकुल की बात करें तो ये जो है तीज, जो हरितालिका है ना, उस समय धनकुल पर्व मनाया जाता है बस्तर क्षेत्र में। तो ये सब चीज़ ध्यान रखेंगे। आंसर क्या हो जाएगा आपका, स सही है, बाकी सब गलत है। अगला क्वेश्चन है सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ पृथक राज्य निर्माण की मांग कहाँ की गई थी। देखो, छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के संदर्भ में जो भी घटनाएं घटित हुई थी, जो संस्थाएं स्थापित हुई थी, वो अक्सर पूछा जाता है। तो छत्तीसगढ़ पृथक राज्य निर्माण की मांग सर्वप्रथम कहाँ की गई थी। मैंने पीछे बताया कि पंडित सुंदरलाल शर्मा छत्तीसगढ़ के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने एक पृथक छत्तीसगढ़ राज्य होगा ऐसी संकल्पना की थी।
तो उन्होंने 1818 में ये संकल्पना की थी। तो उसके बाद जो है लोगों में मतलब एक भावना पैदा हो गई कि हाँ भाई, हमारा जो छत्तीसगढ़ है उसकी एक अलग भौगोलिक पृष्ठभूमि है, उसकी अलग संस्कृति है, तो ये एक अलग राज्य बनना चाहिए। तो इसका जो है बातचीत होना शुरू हुआ, लेकिन पहली बार इसका जो मांग है मतलब कि किसी सभा में, किसी परिषद में कहाँ उठाई गई, ये आप लोगों को बताना है। तो कहाँ पर ये मांग की गई थी, तो 1924 में रायपुर जिला परिषद की बैठक में पहली बार पृथक छत्तीसगढ़ राज्य होगा, इस टाइप का मांग उठाया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1924 रायपुर जिला परिषद की बैठक में पहली बार पृथक छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण की बात कही गई थी। उसके बाद अगर बात करें 1939 त्रिपुरी में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ और यहाँ पर पहली बार पृथक छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण की बात कही गई। अगर आपसे कभी पूछा जाए ना कि पहली बार किस कांग्रेस अधिवेशन में पृथक छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण की बात कही गई या मांग उठाई गई, तो 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन में। उसके बाद 1955 में एक घटना घटित हुई थी मध्य प्रांत विधानसभा में। उस समय हमारा जो छत्तीसगढ़ है ना, मध्य प्रांत एवं बरार के अंतर्गत आता था, सीपी एंड बरार जिसको बोला जाता था, जिसकी राजधानी नागपुर हुआ करती थी। तो 1955 में उस समय रायपुर के विधायक हुआ करते थे ठाकुर रामकृष्ण सिंह। तो ठाकुर रामकृष्ण सिंह, इन्होंने मध्य प्रांत की विधानसभा में पहली बार ये मांग उठाई कि हमको जो है हमारा पृथक छत्तीसगढ़ चाहिए। तो अगर कभी पूछा जाए कि विधानसभा में, राज्य की विधानसभा में, वो मध्य प्रदेश राज्य की विधानसभा में नहीं, मध्य प्रांत, मध्य प्रदेश तो 1 नवंबर 1956 में गठित हुआ, यहां पर बात हो रही है 1955 की। तो 1955 में सीपी एंड बरार, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार अथवा मध्य प्रांत और बरार, ये प्रांत का नाम हुआ करता था, जिसमें हमारा छत्तीसगढ़, जबलपुर, पूरा नागपुर ये सब आता था। नागपुर राजधानी होती थी। तो जो रायपुर के विधायक थे ठाकुर रामकृष्ण सिंह, उन्होंने विधानसभा में मांग उठाई कि हमको पृथक छत्तीसगढ़ चाहिए। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, विधानसभा में, कांग्रेस अधिवेशन में 1939 त्रिपुरी में, और पहली बार रायपुर जिला परिषद की बैठक में सन 1924 में। और पहले व्यक्ति कौन थे, तो पंडित सुंदरलाल शर्मा जी। वहीं एक व्यक्ति का नाम याद रखेंगे जो पृथक छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के पक्ष में नहीं थे, पंडित रविशंकर शुक्ल जी। ये नहीं चाहते थे कि अलग से कोई छत्तीसगढ़ राज्य बने, उसके समर्थक नहीं थे। बाकी डॉक्टर खूबचंद बघेल हो या फिर शंकर गुहा नियोगी जी हो, पवन दीवान हो, इसके बाद आगे बहुत सारे नेता हुए जो पृथक छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के बात करते थे। बाकी जो पंडित रविशंकर शुक्ल जी हैं इसके पक्ष में नहीं थे। अगला क्वेश्चन जो कि इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, किस जिले में कोई भी नगर निगम नहीं है। तो नगर निगम से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो हमारे छत्तीसगढ़ में वर्तमान समय में 14 नगर निगम हो गए। जो 14वां नगर निगम भिलाई नगर निगम के 13 वार्डों को अलग करके रिसाली नगर निगम बनाया गया है। तो टोटल 14 नगर निगम हुए हैं। तो कहाँ नगर निगम नहीं है ये आपको बताना है। तो राजनांदगांव जिला, यहाँ पर जो राजनांदगांव है, जिला मुख्यालय राजनांदगांव, तो वो नगर निगम है। बस्तर जिले की बात करें तो इसका जो जिला मुख्यालय है जगदलपुर, वो एक नगर निगम है। कोरिया की बात करें तो कोरिया जिला का जिला मुख्यालय है बैकुंठपुर, लेकिन बैकुंठपुर जिला मुख्यालय नहीं है। लेकिन कोरिया जिला का ही एक दूसरा नगर चिरमिरी, जो कि कोयला उत्पादन के लिए जाना जाता है, वो एक नगर निगम है चिरमिरी। महासमुंद बात करें तो यहाँ पर कोई भी नगर निगम नहीं है। नगर पालिका नगर पंचायत है, लेकिन नगर निगम महासमुंद में नहीं है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, महासमुंद। बात कर लेते हैं हमारे छत्तीसगढ़ के 14 नगर निगमों की। ऊपर से देखते हैं तो कोरिया में आपका चिरमिरी, उसके बाद सरगुजा में जिला मुख्यालय अंबिकापुर, वो नगर निगम है। उसके बाद कोरबा में कोरबा नगर निगम, बिलासपुर में बिलासपुर नगर निगम, इसके बाद रायगढ़ में रायगढ़ नगर निगम। इसके बाद आते हैं हम लोग रायपुर संभाग में। रायपुर संभाग में रायपुर जिले में 2 नगर निगम, एक हो गया आपका रायपुर, एक हो गया आपका बीरगांव। इसके बाद आएंगे दुर्ग संभाग में, तो राजनांदगांव में राजनांदगांव नगर निगम, और दुर्ग जिले में 4 नगर निगम। एक तो खुद दुर्ग जो जिला मुख्यालय, उसके बाद भिलाई, उसके बाद चरोदा, और अभी जो नया बना है अपना रिसाली। तो ये 4 नगर निगम कहाँ पर हैं, दुर्ग में। अगर कभी आपसे ये पूछा जाए कि हमारे छत्तीसगढ़ के किस जिले में सबसे ज़्यादा नगर निगम है, तो आपको लगाना है दुर्ग जिला। वहीं अगर संभाग भी पूछे तो दुर्ग संभाग में ही सबसे ज़्यादा नगर निगम हैं। टोटल कितने हो रहे हैं, 5 हो रहे हैं। दुर्ग जिले में 4 और राजनांदगांव में 1। रायपुर जिले में 2 नगर निगम हैं, रायपुर और बीरगांव। बाकी सब जिलों में एक ही नगर निगम है। इसके बाद नीचे देखेंगे तो धमतरी भी एक नगर निगम है, और जगदलपुर एक नगर निगम है। तो इस तरह से हमारे छत्तीसगढ़ में टोटल 14 नगर निगम हैं। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। और इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग मुझे बताइएगा कि ये जो
सीरीज मैंने आज से शुरू की है, आप लोगों को कैसा लगा, और साथ ही साथ जो 50 वीडियो वाला जो क्वेश्चन है वो साथ में आता रहेगा। और किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो आप लोग मुझे नीचे लिखिएगा, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।